देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी सेठी। कांग्रेस की प्रत्याशी बन चुकी हैं उर्मिला मातोंडकर। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं, ये आप सभी जानते हैं। और उर्मिला जो है चुनावों के दौरान भाई काफी चुनाव प्रचार भी करती देखी गई, मगर ऐसे में हाल ही में उर्मिला का एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। उर्मिला ने यहां पर एक वीडियो जारी किया है जहां पर वो विपक्षी पार्टियों पर जम के हमला बोल रही हैं और तमाम चीजों का जिक्र करते हुए यहां पर उर्मिला मातोंडकर को देखा गया। अब आखिरकार क्या कुछ कहा उर्मिला ने, आप देखेंगे हमारे इस खास वीडियो। कि आप मुझे आज तक सिर्फ बॉलीवुड की अभिनेत्री के तौर पे जानते थे, आज आपके सामने नॉर्थ मुंबई की कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर बैठी हुई हूँ। और आइए आप लोगों से कुछ बात करते हैं। बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि यूथ से बात करना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, तो यूथ कांग्रेस के आप सब लोगों से बात करना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। अवनीत सिंह जी पूछ रहे हैं, उर्मिला जी, फिल्मी सितारे पहले भी राजनीति में आए लेकिन देश के अलग अलग कोने से चुनाव लड़ा। आपने मुंबई में जन्म लिया, फिल्मों में काम किया और फिर राजनीति, आखिर मुंबई ही क्यों? दरअसल अवनीत, ये डिसीजन ज़्यादातर पार्टी के जो सीनियर लोग होते हैं, पार्टी का सीनियर कैडर जिसे हम कहते हैं, वो लेते हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था और मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं इसके ऊपर मैंने ज़्यादा विचार नहीं किया था, लेकिन क्योंकि पार्टी के लोग चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं और बम्बई के इस क्षेत्र से लड़ूं, तो फिर मैंने उस सुझाव का स्वीकार करते हुए आज मैं कांग्रेस के प्रत्याशी हूँ यहाँ से। और खुशी है क्योंकि मेरी पूरी लाइफ मुंबई में गई है, तो मुंबई के ही लोगों को अगर प्रतिनिधि उनका बनने को मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। छवि खंडेलवाल पूछ रही है, भले ही राजनीति में नहीं है लेकिन आपके भाषण और इंटरव्यू से ऐसा आप बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ लगती हैं। राजनीति में रुचि कब से आई और कांग्रेस ही क्यों चुना? राजनीति में रुचि नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मैं एक ऐसे घर से हूँ जहाँ पे समाज नीति में बहुत रुचि पहले से रही है। मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ कॉलेज के ज़माने में, स्कूल में, और इसलिए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सारी ये मेरे सब्जेक्ट्स थे, तो मुझे पॉलिटिकल अवेयरनेस पहले से था, लेकिन राजनीति में आने की सोच नहीं थी क्योंकि एक बहुत अलग तरह का क्षेत्र था। आज के हमारे देश के हालातों को देखकर मुझे लगा कि ये एक बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि समाज में और हमारे लोगों में परिवर्तन आ सके और विकास हो सके, इसलिए राजनीति में आने का सोचा है। ओके, हिमांशु यादव जी कह रहे हैं, आप लगातार मोदी जी की नीतियों पर प्रखर होकर तीखे हमले कर रहे हैं, क्या आपको लगता है देश में बदलाव की ज़रूरत है? हिमांशु, क्या आपको नहीं लगता देश में बदलाव की ज़रूरत है? क्या आपको रोज़गार मिल चुका है? क्या आपके आजू बाजू के ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग जो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, 25 लाख ऐसे कई अनगिनत लोग, और फिर जो किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं जो इस 5 बरस में सबसे ज़्यादा हुई है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगता है बदलनी चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि 2014 में पहले तो जो वायदे किए गए थे उसका हमें परसेंटेज मिलना चाहिए कि उस वायदों के ऊपर, कौन से वायदे के ऊपर बीजेपी की सरकार खरी उतरी है। एक ऐसी सरकार जिसे सेंटर और केंद्र में और स्टेट में दोनों ही जगह बहुत बड़ा मैंडेट मिला था। तो इन चीज़ों में बदलाव आने की ज़रूरत तो है। हमें ये सब चीज़ें और हमें हमारी अभिरुचि स्वातंत्र्य में जो चीज़ रोकते हैं उन लोगों को रोकने की ज़रूरत भी है। तो ये बदलाव तो आएंगे और आप और मैं साथ में मिलकर वो लाएंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आरती भट्ट पूछ रही है, आपके राजनीति में कदम रखते ही भाजपा प्रायोजित लोगों ने आपके धर्म पर सवाल उठाए, आपकी रैली में हंगामा किया, देश में फैले इस नफरत के माहौल को आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुख और खेद की बात है जो ये लोग भाजपा प्रायोजित लोग, अपने बहुत सही लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, ये लोग बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आरती,
इस फील्ड में आने का मेरा एक मकसद ही वही था कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो नफ़रत की राजनीति है, इसे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको भी ज़रूरी है, मुझे भी ज़रूरी है। इस पे बड़े पैमाने पर रोक लगे, इसलिए मैं इसमें आई हूँ। मुझे दुख होता है उन युवकों के लिए जो शायद इस सब में इन लोगों की मदद करते हैं, ये ट्रोलिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि शायद वो भी उस बेरोज़गारी के शिकार है जो कि हमारे देश के कई युवा हैं। तो वो लोग भी उससे बाहर है, इसके लिए मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। रही बात मेरी खुद की, तो मैंने ज़िंदगी में ऐसे छोटी बड़ी चीज़ों से हार कर या उनसे मायूस होकर पीछे हटना नहीं सीखा। मैं जितना वो लोग मुझे ज़्यादा दबाएंगे, मैं उतनी ही ज़्यादा मानसिक बल से आगे बढ़ूंगी। तो यही मेरी उनको सबसे दिया हुआ सबसे बड़ा और आखिरी जवाब होगा। और मुझे पता है इस सब में कहीं ना कहीं आपका मुझे बहुत बड़ा योगदान है, मिलेगा, साथ मिलेगा, इसलिए ये कॉन्फिडेंस है। शुभम शर्मा जी पूछ रहे हैं, आपने एक आम नागरिक के तौर पर और अब राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी जी के कामों को देखा है। राहुल गांधी जी में ऐसी क्या विशेषता है जो बाकी नेताओं से आप उन्हें बेहतर मानती है? शुभम, पहली बात तो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने फैमिली के 2 लोगों को खोया हो आतंकवाद के हमले होने में, अपनी दादी जी को इतने बड़े पैमाने पर एक दहशतवाद का हमले में गंवा दिया है, अपने पिताजी को उनका तो मुझे लगता है नहीं, उनको पार्थिव देह भी देखने को नहीं मिला। इतने ऐसी फैमिली से आके जिन्होंने इतने बड़े हादसे अपनी ज़िंदगी में सहे हैं, एक ऐसी व्यक्ति मैं देखती हूँ, उनमें एक ऐसा व्यक्तित्व देखती हूँ जो इन सब से हार कर डर कर नीचे नहीं बैठी है। वो कम था, इसलिए पिछले 5 वर्षों में कई तरह के नाम और निंदा, सब तरह का क्रिटिसिज्म उन्होंने बहुत ही बड़े दिल से ले लिया है, लेकिन नॉन स्टॉप जो है लोगों के बीच जाके काम किया है, लोगों की समस्याएं समझी है। ऐसे नेताओं में से नहीं है और ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि जो बैठेंगे और बोलेंगे मेरे पास तो जी सब सवालों के जवाब हैं, और एक्चुअलिटी में जब वक्त आएगा तो कोई और ही दूसरे तरह की भावनात्मक या जातीयवाद के या धर्म के या तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स के कोई अलग ही मुद्दों में लोगों को गुम करके वास्तव के मुद्दों पे नकार देते हैं। ऐसे वो राजनीतिक नेता नहीं है। तो मैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती हूँ। मेरे नेता ऐसे हैं कि जो इन सारे मुद्दों पर उपाय देने में यकीन रखते हैं, और ये उपाय देने का बहुत बड़ा तरीका रहा है कि हमारा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो कि 5 बरस की कड़ी मेहनत के बाद हर वर्ग के और हर क्षेत्र की चीज़ों को मद्देनज़र रखे हुए बनाया गया है। तो मुझे लगता है वही अपने आप में अभी के लिए बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं उनके लिए चीज़ रही है, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बढ़िया नेता मानती हूँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। निर्भय यादव पूछ रहे हैं कि देश के चुनाव में अपना प्रथम मताधिकार इस्तेमाल करने वाले युवाओं को आप संदेश क्या दें? पहले तो ये संदेश दे, मुझे तो लगता नहीं है कि युवा लोग संदेश सुनते हैं, तो खैर मैं दे ही देती हूँ कि मताधिकार को ज़रूर यूज़ करें, वोटिंग ज़रूर करें। आप किसी भी क्षेत्र से हो, आप कोई भी विचारधारा रखते हो, वोटिंग एक लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों के लिए चलाया गया हुआ शासन होता है। अगर लोग उसमें अपना योगदान नहीं देंगे तो वो जिस तरह से चलना चाहिए नहीं चलेगा। और जब मैं लोग बोल रही हूँ तो क्योंकि 65% लोग पॉपुलेशन हमारे देश की युवा हैं, तो मुझे लगता है, और युवा का देश है ये, उनका जो फ्यूचर है सबसे पहले ख़राब होता है अगर देश की गवर्नमेंट सही तरह से काम नहीं करती, विकास नहीं करती, जो हम 4.5 वर्षों में देख चुके हैं। युवाओं की नौकरियां गई है, वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके पास डिग्री है लेकिन पकोड़े तलने को कहा जा रहा है। तो ये युवाओं को बहुत ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों का ज्ञान रखें और फिर उस ज्ञान के पैमाने पर, ना कि मीडिया या किसी और के ब्रेन वॉशिंग पर अपना दिमाग चलाए, ना भी मेरे कहने पर जाए, अपनी खुद की सोच रखे, वो सोच अपनी रिसर्च के तौर पे रखे और जाके मतदान जरूर करे। ना ही वो खुद, बस जितने लोगों को वो अपने साथ लेकर जा सके उतने लोगों को ले जाकर मतदान जरूर हो।
Okay, this is also interesting. Farhan Shah is asking, coming from a middle class Marathi family with no political background, how will you pursue ideology of politics? How will you connect with the people of constituency? Well, I think apart from, I came into film industry without any film background too. And like you've written already, you know about me that I am from a middle class Marathi family. So I am not unaware of the problems of not only the Mumbai people, but problems of middle class all over our country. And I think to become a good politician, to be amongst people, the most important thing is to have empathy for people. लोगों के लिए, लोगों के समस्याओं के लिए अपने दिल में दुख दर्द उनका समझने की क्षमता, ये मैं एक पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी खूबी मानती हूँ, ज़रूरत मानती हूँ. फिर उसके बाद आता है आपका पढ़ाई कितनी हुई है, आप समझ कितनी रखती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपनी कायदा कानून व्यवस्था की, आपके अधिकार और कर्तव्य क्या है एक नागरिक के तौर पे. तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का नॉलेज मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप मेरा देख चुके होंगे. तो जहाँ तक मैं लोगों की समस्याओं को समझ सकती हूँ, उनको आवाज़ उठा सकती हूँ, मैं उस पर उपाय भी निकालना जानती हूँ. तो इस तरह से मैं इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ. ओके, अजय पूछ रहे हैं कि गोपाल शेट्टी won the last election and has a stronghold in your constituency. How will you counter him and change the narrative of the people of your constituency? Well, अजय, मुझे पता नहीं आप कौन से क्षेत्र से है, लेकिन फिर एक बार कहना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंसी गोपाल शेट्टी जी का है, ये महज मीडिया का कुछ हद तक और बहुत ज़्यादा हद तक उनके खुद के कार्यकर्ताओं का फैलाया हुआ प्रचार है. ये एक जाहिरातबाजी है, जो क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग है. इनकी जो एडवर्टाइजिंग और प्रोपेगेंडा में बीजेपी का हाथ कोई भी अन्य पार्टी ना कभी पकड़ सकी है और ना आगे के कई वर्षों में पकड़ सकती है. ब्रांडिंग में इनके मतलब मुझे लगता है अगर ब्रांडिंग और वो मार्केटिंग के अगर वो यूनिवर्सिटीज़ खोल दे तो हम दुनिया भर में इसमें आगे चले जाएंगे, उसका कोई दो राय नहीं है. तो मैं समझती हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली कम्स आउट ऑफ द वर्क ऑफ अ लीडर एंड नॉट आउट ऑफ how much margin the leader had won. There was a Modi wave, there is no denial in that. In the 2014, a lot of people got through in that wave. I don't think it has to do with the cadre, the work that a person is capable of doing, which I have been seeing around and people have been telling me has been almost near to nil. So on that level, I don't think the constituency remains any difficult, because if he had done lot of work, I would have considered him a huge rival and difficult to defeat. But considering the discontent in people, the unhappiness in the governance under him in this area, I think it's going to be not that tough, to be honest. Thank you. महिला स्मृति कुमारी पूछ रही है, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार कांग्रेस कैसे दिलवाएगी? स्मृति, बात यह है कि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी 33% आरक्षण रखने की बात कही है और वो इस बार होकर ही रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जो पहले भी पास हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इस बार तो ज़रूर पास होगा. खैर, जैसा कि आपने कहा है, सिर्फ बिल पास होने से चीज़ें नहीं बढ़ती. तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार की जब बात आती है तो राजनीति में अलग है और फिर जनरल लाइफ में अलग है. जब महिलाओं के अधिकार की बात आती है तो उनको अवेयरनेस भी उतनी होनी चाहिए कि अपने अधिकार क्या है, और उनको वो अधिकारों को मिलाने के लिए अपने आप के लिए खुद खड़ा रहना भी ज़रूरी है. मेरे जैसे लोग उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे मैं इस चुनाव जीतूँ, हारूँ या जो भी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन ज़िंदगी में उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिलते. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से हूँ जिसकी बहुत दो बड़ी सशक्त नेताएं रह चुकी है, वो महिलाएं रह चुकी हैं. माननीय श्री इंदिरा जी गांधी हो या उनके बाद सोनिया जी गांधी हो, जिन्होंने ना ही सिर्फ यश के और अपने पक्ष को लेकर गई हैं, उसके बाद बहुत बढ़िया गवर्नमेंट और बहुत खूबसूरत विकास इस देश को दिया है. तो ऐसे पार्टी से आने के बाद इवन पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैं एक केरला की लड़की को जानती हूँ जो कि एक डेली वेज वर्कर की बेटी है, उसका खुद का घर भी नहीं है उसके पास, लेकिन एक अभियान के दौर में वो राहुल जी को मिली थी और उस लड़की को आज
टिकट दिया गया है उसके इलेक्शन का भी पूरा खर्चा जो है कांग्रेस पार्टी करने वाली है। और ये सारी चीज़ें करके ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि जो चीज़ें हम बातें करते हैं वो सिर्फ चुनावी जुमले ना हो, पर हम सब इन चीज़ों में जो भी कर सकते हैं उसके लिए वचनबद्ध रहें और उसके लिए अलग अलग लेवल पे और अलग अलग चीज़ों में अपनी अपनी चीज़ें करें। इट्स गॉटन लॉक्ड। आदिल रज़ा कह रहे हैं किसी वर्ग ने 2014 में अगर मोदी जी को सबसे वोट दिया था तो वो युवा वर्ग था जिन्हें झूठा इतिहास दिखाकर बरगलाया गया और हसीन सपने दिखाई दिए। बदले में मिला पकोड़ा रोजगार और बेरोजगारी के धक्के। क्या युवा इस बार इस गलती को दोहराएगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही मैं देख सकती हूँ बहुत एक अंदर के जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है और दुख है, वहाँ से आया हुआ सवाल है। ये मैं देख सकती हूँ। इसके बारे में मैं जितनी भी बात कहूँ कम होगी। इसके बारे में मैं अभी पहले भी बात कर चुकी हूँ कि कितने सारे लोगों की, ज़्यादातर युवाओं की ओवरनाइट नौकरियाँ चली गई हैं। उनमें से कई लोगों के ऊपर अपने फैमिली और अपने माँ बाप इन सब की जिम्मेदारियाँ थी। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कर्जे लिए हुए थे। मुझे एक सर्वे के दौरान जो इंडियन एक्सप्रेस ने किया था उसके प्रति मुझे पता है कि करीब 80 लाख लोग तो इनकम टैक्स भी नहीं भर पाए, क्योंकि इनकम ही नहीं आया तो टैक्स किस चीज़ों पे भरेंगे। सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम इन चीज़ों में भी है कि जो बैंक अकाउंट खोलने के ऊपर किए गए, कि ज़बरदस्ती के बैंक अकाउंट खोले गए हैं, फिर लोगों के पास बैंकों में डालने के लिए पैसा भी नहीं है। बस ये हुआ है कि बैंक ही इतने ख़राब सिचुएशन में आ गई है कि अगर आप बैंक में पैसे भरो तो फीस कटती है, अगर आप पैसे निकालो तो फी कटती है, अगर आप चेकबुक मांगो फीस कटती है। मुझे तो लगता है धीरे धीरे बैंक के पास देखकर भी आपके ऊपर शायद टैक्स लग जाए या फीस लग जाए। ऐसा एक भीषण वक्त आ चुका है। तो मैं इन्हीं मुद्दे पे ऊपर बात कर रही हूँ। बेरोजगारी, आज दिन भर जो लोग पूछते हैं 70 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया है, उन्हें आज ये बात समझ लेनी चाहिए कि 70 वर्ष में जो कांग्रेस ने किया वो 5 वर्षों में खराब हो चुका है। क्योंकि इन 5 वर्षों में जिस हद की बेरोजगारी इस देश में आई है वो शायद ही इससे पहले वापस लौट हो रहा है कभी हमारे देश में थी। और यही सारी चीज़ों को हमें वापस एक बार जूझना पड़ेगा, क्योंकि और वही सारी चीज़ें अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़े, उन्हें स्टेप बाय स्टेप किस तरह सॉल्व किया जाएगा ये बताया गया। ना कि ये कि जैसे 15 लाख का वायदा किया था जो ज़िंदगी में मुमकिन नहीं था, वैसे ये नहीं कहा गया है कि 6 महीने को सबको बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन एक सरकारी क्षेत्र के अंदर की नौकरियां किस तरह मिलेगी, फिर किस तरह युवाओं को जो है एंजल टैक्स कम किए जाएंगे, जो नए उद्योग धंधे शुरू करना चाहते हैं उन्हें भी पहले 3 वर्षों में टैक्स के अंदर बहुत बेनिफिट। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए लाई हैं ताकि हमारी इकोनॉमी तो खैर आगे बढ़े और हमारे जो युवा हैं वो सिर्फ रोज़गार ढूंढने के बदले में अगर अपने धंधे शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे अन्य रोज़गार पैदा भी कर सकते हैं, बहुत सारे जो बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है इनकी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि पकोड़ा तलने के लिए तो कोई इतनी मुश्किल से डिग्री पाता नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की बातें कहना एक यूथ का अपमान कहीं ना कहीं होता है और ये बहुत निंदनीय है। और मुझे लगता है इस सारी चीज़ों को बदलने के लिए आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप अपना मताधिकार यूज़ करें और कांग्रेस पार्टी को वोट करें। I think we are pretty much done, no? Yeah. We have 10-12 minutes more. एक इंटरेस्टिंग सवाल है, हालांकि मैं थोड़ी नई हूँ इस क्षेत्र में इसका जवाब देने के लिए, लेकिन मैं फिर भी उसे संबोधना ज़रूरी समझती हूँ। आतिफ रज़ा पूछ रहे हैं, अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो किसी युवा के लिए राजनीति में जगह बना पाना मुश्किल है।
ऐसी परिस्थितियों में आखिर एक युवा कांग्रेस जैसी बड़ी राजनीतिक दल में कैसे जगह बना सकता है। सो आतिफ, बात यह है कि चाहे राजनीतिक दल हो या कोई भी और अन्य क्षेत्र हो, मेहनत सबसे बढ़िया चीज़ होती है और लगातार मेहनत करना, जैसे मैं हमेशा भगवत गीता का कहती रहती हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कहने वाली बात नहीं है, वाकई में ऐसे क्षेत्र में 27 बरस रही हूँ जिसमें कि मुझे कोई भी क्या कहते हैं, जिसे कोई भी हेल्प नहीं थी, कोई मेरे घर से दूर दूर तक इस इंडस्ट्री से नाता, फिल्मों की इंडस्ट्री से नहीं रखता था। और फिर भी मैं मराठी हूँ, मराठियों की हिंदी पर भी सवाल उठाए जाते हैं, सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। और मैं बहुत एक क्या कहते हैं, जैसे एकेडमिक, बहुत ही अलग तरीके से फैमिली से थी, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है, अगर आप लगातार करते रहे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई लोग हैं कि जो बहुत नीचे के स्तर से शुरुआत करके बहुत ऊपर के दर्जे पर पहुंचे हुए हैं और वो सिर्फ अपने मेहनत पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो आपकी जात पात, धर्म, क्षेत्र और ये सारी चीज़ें देकर आपको कभी भी मौका नहीं देती। वो आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत करने की क्षमता देखकर सबको समान अधिकार देने में विश्वास रखती है। और इसीलिए मुझे लगता है अगर आप कांग्रेस पार्टी का चयन करते हैं और उसे ज्वाइन करते हैं, कड़ी मेहनत के बाद आप ज़रूर अपने आप को ऐसी जगह पाओगे जहाँ पर आपको अपने आप पर गर्व होगा और आपके घर वालों को भी आपके ऊपर गर्व होगा। आई थिंक हमारा वक्त जो है थोड़ा ख़त्म हुआ जा रहा है, बट ये जो हमारा पूरा सेशन था मैंने बहुत ही एंजॉय किया है। मैं बहुत, आज से पहले कभी फेसबुक लाइव में किया नहीं है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि ये युवाओं के साथ का संवाद था। और मैं एक बार फिर कहूँगी, अपने मताधिकार को मत भूलिए और अपने साथ जितने लोग आपके साथ आप ले जा सके उन सबको उनके मताधिकार की याद दिलाइए और उनको मतदान ज़रूर कराइए। नमस्कार, जय हिंद।